किराया होगा वो हो जाएगा 23 रुपया। इसी तरह से तीसरे किलोमीटर के लिए जो किराया होगा तो 15 रुपया है ना। यहाँ से हम बात करें ये 23 रुपया हुआ, 23 रुपया और प्लस 8 रुपया और जुट जाएगा तीसरे किलोमीटर के लिए किराया है ना। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31 रुपया। फिर से अगर हम लोग चौथे किलोमीटर की बात करें, चौथा किलोमीटर के लिए यहाँ से लिखेंगे A4 है ना। अब 31 में क्या करेंगे, 31 रुपया किराया वहाँ तक हुआ और आगे हम 1 किलोमीटर और अगर चलते हैं तो 8 रुपया अतिरिक्त किराया और क्या होता है, जुट जाता है। तो इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 39 रुपया, मतलब 4 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होगा यानी किराया होगा वो आपको 39 रुपया। 1 किलोमीटर और यानी अगले 5वें किलोमीटर के लिए जो किराया होगा 39 रुपया और प्लस अतिरिक्त 8 रुपया जो भाड़ा जुट रहा है उसको आप लोग जोड़ दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा ये A5 बराबर, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये होगा 47 रुपया इतना भाड़ा होगा। लेकिन कह रहा है क्या, प्रथम किलोमीटर, द्वितीय किलोमीटर, तृतीय किलोमीटर, चतुर्थ किलोमीटर, ये पंचम किलोमीटर जो टैक्सी चल रही है क्या ये एक एपी का सूची बनाती है? अगर एपी का सूची बनाती है या नहीं बनाती है तो इसके लिए हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको जांच लेंगे कि ये एपी का सूची है या नहीं है। तो चलिए हम लोग अगर मान लिया जाए कि हर एक 2 कंडीशन में अगर डी का मान यानी सार्वंतर जो होता है अगर समान आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये टैक्सी जो चल रही है प्रत्येक किलोमीटर के लिए वो एक एपी का क्रम, एक एपी का सूची बना रही है। तो यहाँ से लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 23 रुपया है और प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये होगा 8 रुपया। एक बार और डी निकाल के देख लेते हैं, लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 यानी तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 31 रुपया और दूसरे किलोमीटर के लिए कितना है, 23 रुपया। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 रुपया है ना। तो यहाँ से आप लोग ये एक एपी का सूची बनाता है, क्योंकि अगर सार्वंतर समान आता है तो ये एपी का सूची बनाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे A1, A2, A3, A4 और A5 डॉट 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 है ना। A1 का मान कितना हुआ 15, A2 का मान कितना है 23, A3 का मान 31 और A4 का मान 39 और A5 का मान कितना हुआ 47। इस तरह से ये एपी का एक सूची बनाता है। तो नीचे लिख देंगे अतः यह एपी का एक एक सूची बनाता है ना। ये एपी का एक क्रम दे रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 1 का 1 था हमने बना दिए हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान देंगे। चलिए हम लोग अब 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हैं, हम पढ़ के सुना देने एक बार। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मान लीजिए कोई बेलना आकार का कोई बर्तन है, इसमें हवा भरा हुआ है। अगर ये पाइप से हम एक बार जब पंप मारते हैं तो इसमें कुल हवा का 1/4 भाग क्या करता है, उससे बाहर निकाल देता है। और हम लोग ने इसमें कई बार पंप से इसको पाइप से हवा बाहर निकाले हैं। जब वो स्थिति में हवा बाहर निकलेगा तो क्या वो निकला हुआ हवा एक तरह से एपी का क्रम, एक तरह से सूची वो बना पाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे निकालना है। तो हमने लिखे हैं माना बेलन में हवा की मात्रा 1 मान लिए हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था में यानी प्रथम के रूप में, प्रथम पद के रूप में 1 हवा उसको हम लोग मान सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न से लिखे हैं, दूसरे पद के लिए हवा के 1/4 भाग बाहर निकालने पर, चौथा भाग क्या होता है, बाहर निकलता है। जब चौथे भाग बाहर निकालेंगे तो दूसरे उसमें शेष हवा बचेगा कितना, मतलब 1 का है ना, 1 का 1/4 भाग हम लोग हवा को क्या करें, जब एक बार इससे पंप मारेंगे तो कुल हवा का 1/4 भाग क्या होगा, जब बाहर निकल जाएगा तो उसमें से घटेगा है ना, कम पड़ जाएगा।
तो दूसरा पद इसको निकालना एक तरह से, यहाँ होगा 1/, है ना, 1 - 1/4। तो लिखेंगे दूसरा पद के लिए, इसको एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ये 4 - 1। तो यहाँ से जो अगर हम लोग दूसरे बार जब पंप मारेंगे तो ये हवा की जो मात्रा बचेगा उसमें 3/4 हवा, उसमें हवा क्या होगा, रह जाएगा। अगर हम लोग तीसरा बार की बात करें, तीसरा, है ना, तीसरा स्टेज में लिखेंगे हवा के 1/4 भाग बाहर निकालने पर, देखिए अब उसमें जो सिलेंडर है उसमें हवा की जो मात्रा बच रहा है 3/4 उसमें हवा है, ठीक है। अब इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/4 भाग उसको जब बाहर निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, हवा की मात्रा कम हो जाएगी। तो एक तरह से हम लोग तीसरा पद को निकालने जा रहे हैं, तो लिखेंगे 3/4 माइनस 3/4 का 1/4 भाग, इसको हम लोग निकालेंगे। तो तीसरा पद क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे 3/4 माइनस ये 3 कितना होगा 16, है ना, इसको हम लोग गुना कर दिए। अब इसको आप लोग एलसीएम ले करके इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे तीसरा पद के लिए ये होगा आपका 3/4 माइनस 3/16। जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो ये होगा 16, 4 चौके 16, ये 4 तिया 12 और माइनस ये 3, है ना। अब उसमें जो हवा की मात्रा बच जाएगा वो बच जाएगा आपका 9/16। तो चलिए एक पद और निकाल लीजिए, है ना। अब उसमें हवा इतना की मात्रा में उसमें बच गया। चौथे पद के लिए अगर हम लोग बात करें, है ना, चौथे पद के लिए अगर निकालना हो तो फिर उसी तरह से कीजिए। जो शेष हवा उसमें बच गया 9/16 भाग इतना हवा उसमें है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 9/16 का 1/4 भाग, उसका हवा को क्या करेंगे, एक बार पंप मारेंगे तो 1/4 भाग शेष हवा जो बच रहा है उससे वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को चौथा पद प्राप्त करना है। तो लिखेंगे, देखिए ये एलसीएम ले लीजिए एक बार, है ना। चलिए पहले आप लोग गुना कर लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे 9/16 माइनस 9/16 चौके 64। जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो ये होगा 64, 16 से 4 बार में 9 से जब हम लोग इसको गुना करेंगे 36 होगा और माइनस ये 9। तो यहाँ से जो चौथे पद के रूप में आया, इतना जो चौथे बार में जो हवा की मात्रा उसमें बच रहा है हो जाएगा आपका 27/64, है ना। तो कह रहा है क्या ये एक एपी का क्रम प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ से आप लोगों को एक तरह से ये प्रथम पद मालूम है ना, ये दूसरा निकल गया, यहाँ से तीसरा निकाल दिए हैं और ये आपका चौथा निकल गया। तो हम लोग इसको एक बार क्या करेंगे, 1-2 बार आप लोग समांतर सारांतर निकाल दीजिए। अगर हर एक कंडीशन में सारांतर समान आता है तो ये एक एपी का क्रम दे रहा, अन्यथा एपी का क्रम नहीं देगा। तो यहाँ से आप लोग एक बार सारवंतर निकाल लिए, लिखेंगे सारवंतर, है ना, D बराबर A2 - A1, A2 - A1, है ना। A2 का मान कितना है, A2 का मान आया आपका 3/4 और माइनस A1 का मान कितना है 1 है ना। इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 4 होगा, 4 भागा 4 तो 1 है ना, ये कितना होगा 4। देखिए इतना भाग यानी 1/4 उसमें क्या होता है, बच जाता है। फिर से एक बार और आप लोग सारवंतर निकाल दीजिए दूसरा बार, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर एपी में जांचना हो तो सारवंतर को कम से कम 2 से 3 बार एक बार आप लोग जरूर निकाल दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से A3 - A2, A3 का मान कितना निकाल करके लाए, A3 है आपका 9/16 माइनस A2 कितना है 3/4 है, 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 से इसको भाग लें 16 एक बार में और ये 9, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 4 तिया 12, है ना। यहाँ से होगा माइनस 3 है ना, ये आपका 4 4 तिया 12, है ना। इसको जब हम एपी के सूची नहीं बनाती है ना। तो ये आपका 1 नंबर का जो दूसरा सवाल था उसको हम लोग ने बना दिए। हम अब हम लोग
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को ध्यान देते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है ना। तो कह रहा है क्या ये भी एक एपी का क्रम देगा। चलिए मान लीजिए कि आपके सामने ये हमने एक कुआं बना दिए हैं। अगर आप लोग 1 मीटर कुआं की खुदाई करते हैं तो उसमें जो लागत आता है वो 150 रुपया आता है। कितना लागत आता है? 150 रुपया। लेकिन जैसे ही आप लोग और दूसरे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त लागत कितना है? 50 रुपया है। तो दूसरे मीटर में जब हम लोग कुआं को खुदाई करेंगे तो आपका जो लागत हो जाएगा 200 रुपया। फिर हम लोग अगर तीसरे मीटर में जब कुएं की खुदाई करेंगे तो यहाँ से आपका 200 रुपया ये तो लगेगा ही, लेकिन 50 रुपया क्या होगा और ये अतिरिक्त जुट करके ये आपका 250 रुपया। उसी प्रकार से हम लोग अगर कुएं की खुदाई चौथे मीटर जब करेंगे तो यहाँ से आपका 250 रुपया तो लगेगा ही, लेकिन 50 रुपया और अतिरिक्त जुट जाता है। और इसी तरह से आपका चौथे मीटर जो कुएं खुदाई का जो लागत होगा वो 300 रुपया कॉस्ट गिर जाएगा। तो कह रहा है क्या ये एक एपी का क्रम देगा। तो ये प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया है, अतिरिक्त खुदाई ये प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया और अतिरिक्त खुदाई के लिए 50 रुपया। तो एक तरह से समझ लीजिए कि प्रथम मीटर को A1 मान लीजिए, ये आपका 150 रुपया है। दूसरे मीटर खुदाई के लिए 150 रुपया तो लगेगा ही, लेकिन 50 रुपया अतिरिक्त लगेगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया कितना? 200 रुपया। तीसरे मीटर कुएं खुदाई करना है तो 200 रुपया तो आपको लगेगा ही, लेकिन 50 रुपया अतिरिक्त लगेगा। ये हो जाएगा आपका 250। चौथे मीटर जब हम लोग कुएं खुदाई करेंगे तो ये 250 रुपया तो लगेगा ही, लेकिन 50 रुपया जो उसका अतिरिक्त रुपया बढ़ते जा रहा है प्रति मीटर के रूप में, उसको और बढ़ते जाएगा। तो ये आपका 300 रुपया होगा लागत, है ना। तो इस तरह से लगातार ये, है ना, अगर हम लोग 5वां मीटर कुएं की खुदाई करते हैं तो 300 रुपया तो लगेगा ही, लेकिन अलग से 50 रुपया अतिरिक्त जो राशि बढ़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 350 रुपया। तो कह रहा है क्या ये एक एपी का क्रम देगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एपी को निकालना हो, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे A1, A2, A3, A4, है ना, और A5 ... है ना। अब देखिए यहाँ से A1 का मान कितना निकालें, आपका A1 150, ये हो जाएगा आपका 200, ये है आपका 250 और ये 300, और जो 5वें मीटर खुदाई का जो कुल लागत है वो होगा आपका 350। कह रहा है क्या ये एपी का क्रम देता है। अगर एपी का क्रम को चेक करना है तो आप लोग क्या कीजिए, सार्वंतर निकाल दीजिए, डी निकाल दीजिए। तो डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? 200। A2 200 माइनस A1 का मान कितना है? 150। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना रुपया आया? 50 रुपये। एक बार और आप लोग डी निकाल दीजिए तो लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 देखिए कितना दिया है? 250 रुपया है। A3 आपको लागत 250 रुपया है और A2 कितना है? 200 रुपया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 50 रुपया। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हर एक कंडीशन में जो सार्वंतर आ रहा है, जो डी आ रहा है, वो बराबर है। तो ये एक एपी का क्रम देगा, है ना। अगर ये डी का मान दोनों कंडीशन में नहीं आता बराबर तो ये एक एपी का क्रम नहीं देता। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं, है ना। मान लीजिए ये आपने D1 निकाला, आपने इसको D2 निकाला, तो यहाँ पे D1 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? D1 बराबर D2, है ना। जब दोनों कंडीशन में सार्वंतर बराबर है तो यह एपी का क्रम देगा। तो नीचे लिख देंगे, अतः यह एपी की सूची बनाती है। क्यों बनाती है? तो D1 बराबर D2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को देखेंगे। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आपके पास से मूलधन दिया है P 10,000 रुपया
और दर है आपके पास 8%, और कह रहा है क्या अगर हम लोग इतने मूलधन राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाएंगे तो क्या वो 3-4 साल जो अलग अलग वर्षों में जो हम लोगों को मिश्रधन प्राप्त होगा, क्या वो एक एपी का क्रम देगा। यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले प्रथम वर्ष में T1 मान करके आप लोग साधारण ब्याज निकाल दीजिए, और जो साधारण ब्याज निकलेगा उसमें हम लोग मूलधन में जोड़ देंगे, तो वहाँ से प्रथम वर्ष का यानी दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकल गया। क्योंकि जो आपका मूलधन दिया है समझ लीजिए प्रथम वर्ष का है, दूसरे वर्ष के लिए हम लोग है ना, पहले आप लोग लगाइए साधारण ब्याज, यहाँ से आप लोग निकालिए। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय, और ये बटा क्या होता है 100 होता है। यहाँ से हम लोग SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को निकालेंगे। मूलधन आपके पास 10,000 रुपया है, रेट कितना है 8% है, समय कितना है प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 100, है ना। ये 00 से 00 क्या होगा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जो प्रथम वर्ष का जो ब्याज निकल गया आपका, है ना, कितना बच गया 100 गुना 8, है ना। तो यहाँ से जो प्रथम वर्ष का जो ब्याज निकल गया वो 800 रुपया निकल गया, ठीक है। अब जो ये 800 रुपया निकला है ना, इसको आप लोग मूलधन में ले जा करके जब जोड़ दीजिएगा तो वो बन जाएगा मिश्रधन, और वो मिश्रधन हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए, है ना। तो लिखेंगे एक तरह से दूसरा वर्ष के लिए, है ना। तो दूसरे वर्ष के लिए जो है उसको आप लोग A2 मान लीजिए। दूसरे वर्ष के लिए हम लोग मिश्रधन निकाल रहे हैं, है ना। तो मूलधन प्लस मिश्रधन बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज होता है ना। तो मूलधन आपके पास 10,000 है और ब्याज कितना निकल कर आया ये 800 रुपया। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 10,800 रुपया। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10,800 रुपया। अब आप लोग क्या कीजिए, दूसरे वर्ष में T को जब 2 वर्ष है ना, तो यहाँ से ध्यान दीजिए समय आप लोग एक ही वर्ष होगा, T बराबर 1 वर्ष को लेकर के बार बार काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में नए वर्ष में हम लोग उसको ब्याज निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से T का मान वही रहेगा SI यानी P SI बराबर, है ना, लिखेंगे मूलधन गुना दर गुना समय, और ये बटा कितना होगा 100, है ना। तो यहाँ से हम लोग मूलधन कितना, मूलधन देखिए ये दूसरे वर्ष यानी दूसरे किस्त के लिए आपका एक तरह से मिश्रधन है, लेकिन ये मिश्रधन वहाँ पे जा कर के क्या करता है मूलधन बन जाता है। तो ये होगा आपका 10,800 और दर आपका 8%, समय 1 वर्ष, और ये क्या होगा बटे 100। 00 से 00 कटा दीजिए, तो यहाँ से SI बराबर जो होगा 108 गुना 8, तो ये होगा आपका, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 864 रुपया। देखिए ये आपका दूसरे यानी तीसरे वर्ष में जो उसका ब्याज होगा इतना निकला। हम लोग इसका अगर मिश्रधन निकालना चाहें तो निकालिए तीसरे वर्ष में तीसरे पद के लिए, है ना। यहाँ से फिर इसमें जोड़ेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10,800 रुपया प्लस 864 रुपया। इसको आप लोग जोड़ दीजिए तो 404 606 8 और 8 16 का 6, बाकी 1 और ये आपका 1, मतलब ये इतना हो गया। आप लोग क्या कीजिए, है ना, यहाँ से इसको एक बार ये मतलब एक तरह से समझिए, ये प्रथम पद मालूम है आपके पास, है ना, प्रथम पद है, द्वितीय है और ये तीसरा निकल गया। सारवंतर आप लोग निकाल दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे सारवंतर सारवंतर D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना निकाल के लाए, A2 निकाल के लाए 10,800 रुपया, है ना। यहाँ से A2 निकला है 10,800 और माइनस A1 कितना है 10,000 रुपया। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ से जो सारवंतर निकला वो निकल के आएगा 800 रुपया, ठीक है। और दूसरा बार में हम लोग एक बार और सारवंतर निकाल देते हैं, तो लिखेंगे
A3 माइनस A2, A3 यानी तीसरे वर्ष में जो उसका मिश्र धन कुल कितना था 11,664 रुपया, है ना। 11,664 रुपया माइनस दूसरे वर्ष में उसका कितना है ना 10,800 रुपया। तो यहाँ से लिखेंगे ये 10,800, जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये होगा आपका 864 रुपया। देखिए पहला बार में जो सार्वंतर निकल कर आया था वो 800 आता है, दूसरे बार में कितना आया सार्वंतर 864 रुपया। तो ये दोनों सार्वंतर आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये एक एपी का क्रम, ये एक एपी का सूची नहीं देगा। यहाँ से लिखेंगे D1 इक्वल नोट D2, है ना। तो लिख देंगे नीचे में, अतः यह एक एपी के सूची नहीं बनाती है। तो इसी तरह से ये 1 नंबर का जो चौथा सवाल था ये समापन खत्म हुआ।